वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूं अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान। यह है हमारी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक। पाठ 4 भारतीय कलाओं का इतिहास। भारत की दृश्य कला परंपरा या दृक कला परंपरा, विजुअल आर्ट्स। भारत की दृश्य कला परंपरा के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं जरा देखें। एक है चित्रकला और दूसरी है शिल्पकला। तो चित्रकला और शिल्पकला यह दृश्य कला परंपरा के अंतर्गत हैं। और दृश्य कला परंपरा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसे हम हमेशा देख सकें। अब चाहे वो चित्रों के रूप में हो या किसी शिल्प के रूप में हो, ऐसी कलाएं। वेरी गुड। ये रंग देखकर ही आपको ब्रश रंग देखकर कुछ अंदाजा मिल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं दृश्य कला परंपरा की पहली कला चित्रकला के बारे में। चित्रकला रंग, ब्रश, पेंसिल, इन सबका मिला जुला कमाल होती है। बचपन से ही हम सभी किसी न किसी रूप में चित्रकला करते आए हैं, चित्र बनाते आए हैं। कभी उनमें रंग भरते हैं, कभी सिर्फ पेंसिल से स्केच बनाते हैं। तो आओ जानते हैं चित्रकला के बारे में बहुत सारी बातें। सबसे पहले हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला द्विमितीय होती है। द्विमितीय मतलब 2 डायमेंशन में, 2D जिसे हम कहते हैं। आपने सुना होगा ना 3D मूवी, 3D इमेजेस, 3D ड्राइंग। तो वैसे ही 2D मतलब 2 डायमेंशन जिसके 2 आयाम है, लंबाई और चौड़ाई। और चित्र किसी का भी हो सकता है, चाहे वो प्रकृति का चित्र हो, किसी वस्तु का चित्र हो, व्यक्ति का चित्र हो या वस्तुओं का आरेखन। और चित्रकला के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो चित्रकला के माध्यम हो सकते हैं शिलाखंड, यानी शिलाखंडों पर चित्र बनाए जा सकते हैं, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, कागज पर तो हम सब जानते ही हैं कि चित्र बनते हैं, सूती अथवा रेशमी कपड़ों के कैनवास पर भी चित्र बनते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन जैसे माध्यम पर भी चित्र बनते हैं। मिट्टी के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो, चीनी मिट्टी के बर्तन हो, यानी इन सब पर या ऐसे अनेक साधनों पर चित्र बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। अब चित्रकला के भी कई प्रकार हैं। अब इसमें कई शैलियां हैं। हमने पिछले वीडियो में शैली के बारे में बात की थी। शैली मतलब विशिष्ट पद्धति। तो हम सबसे पहले जानेंगे लोक चित्रकला शैली। इसके बाद हम जानेंगे अभिजात चित्रकला के बारे में, फिर हस्तलिखित यानी पांडुलिपियों में लघु चित्र जो होते हैं उनके बारे में, और यूरोपीय चित्र शैली के बारे में। बहुत सारी चित्र शैलियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या अंदाजा लग रहा है आपको ये चित्र देखकर? यहाँ पर कुछ पत्थर हैं, जंगल है, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पत्थर इस तरह से रखे हुए हैं कि जैसे उसके अंदर हम बैठ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, गुफा जैसा हम कह सकते हैं, जिसे छोटी सी गुफा है ये। तो हम जानेंगे अपने लोक चित्रकला शैली के बारे में। और इन गुफाओं को देखकर आपको निश्चित है कुछ बातें याद आई होंगी, क्योंकि कक्षा 5वीं में अपने परिसर अध्ययन भाग 2 में हम ऐसे बने, इस पुस्तक में हमने अश्मयुगीन मानव के बारे में जानकारी ली थी। और अश्मयुगीन मानव ने गुफाओं में कई चित्र बनाए थे।
याद आया ना आपको? इस तरह के कई चित्र पूरी दुनिया भर में कई जगह मिले हैं, अनेक गुफाओं में मिले हैं। भारत में भी ऐसे अनेक चित्र मिले हैं। तो अश्मयुग में गुफाओं की दीवारों पर बने इस तरह के चित्र कई जगह मिलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं गुफा है, उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं इस तरह से। और ये भारत का हमारे मानचित्र, हमारा देश भारत और भारत का ये मानचित्र। और इसमें हम देखते हैं कि भारत में भी गुफा के चित्र वाले अनेक स्थान हैं, बहुत सारी जगहें हैं। और भीमबेटका तो एकदम प्रसिद्ध है, आप पढ़ते ही आ रहे हो, कक्षा 5वीं में भी आपने भीमबेटका के बारे में कुछ न कुछ जानकारी पढ़ी होगी। तो भारत में कहां कहां पर और अश्मयुगीन गुफाएं पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं कि पहला तो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान पर बने गुफा चित्र प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं कि हमारे आदि मानव कहाँ रहा करते थे, कैसे रहा करते थे। विश्व विरासत स्थानों में भीमबेटका के गुफा चित्रों का समावेश किया गया है। यहाँ पर जो आप गुफा देख रहे हैं, ये भीमबेटका की गुफा है और उस गुफा में कुछ चित्र इस तरह से बने हुए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। कभी लाइफ में कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले, आप मध्य प्रदेश के भोपाल में यदि कभी जाएं, तो भोपाल से थोड़ी ही दूरी पर ये भीमबेटका की गुफाएं हैं और बहुत सुंदर जगह है। मैंने स्वयं इसका पर्यटन किया हुआ है और वहां जाकर एक ऐसा रोमांच महसूस होता है कि अरे 30-35 हजार साल पहले या उससे भी पुराने मतलब समय की हम बात करें तो उससे भी पहले के समय में आदि मानव हमारे यहाँ रहा करते थे और किस तरह से वो गुफाओं में रहते थे, उनके रहने की जगह वगैरह सब पूरी देखने को मिलती है। तो जरूर भीमबेटका का पर्यटन करें। मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं हमारे मानचित्र में, यहाँ भारत के बीचों बीच ये मध्य प्रदेश, यहाँ भीमबेटका की गुफाएं। इसके अलावा कर्नाटक, यहाँ पर भी अश्मयुगीन गुफाएं मिलती हैं, गुफा चित्र मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हमारा उत्तराखंड, देवभूमि जिसे कहा जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना पहले ये मध्य प्रदेश, अरे सॉरी, आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। अब इसके इस राज्य के, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन में दो हिस्से बने हैं, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना और बिहार। इन जगहों पर भारत में गुफा चित्रों वाले स्थान हैं, यानी गुफाएं हैं जिनमें इस तरह के चित्र बने हुए हैं। गुफा चित्रों में क्या क्या है? तो गुफा चित्रों में जो आकृतियां अभी हमने देखी हैं, तो उसमें हमको मुख्य रूप से क्या देखने मिलता है कि मनुष्य की आकृतियां हैं। कि आदि मानव ने जो बनाई है चित्रकारी जो की है, उसमें क्या क्या है? तो उस चित्रकारी में उन्होंने मनुष्य की आकृतियां बनाई हैं, जैसे हम यहां देख रहे हैं। उन्होंने कुछ प्राणियों की आकृतियां बनाई है, यहां पर इस चित्र में भी हम देख रहे हैं, यहां पर भी हम देख रहे हैं। भूमितीय आकृतियां, यानी वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि हम वर्ग बना रहे हैं कि आयत बना रहे हैं। उन्होंने उस तरह के आकार बनाए हैं, त्रिकोणाकार आकार है, चौकोर है, सर्कल है, गोला बनाया हुआ है। तो इस तरह की भूमितीय आकृतियां, तो गुफा चित्रों में ये 3 प्रकार हमें मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। पुराश्म युग से लेकर खेती प्रारंभ होने तक इन चित्रों की शैली में परिवर्तन हुआ है, उनके विषयों में परिवर्तन हुआ है। जैसे जो जिस कालखंड में उन्होंने बनाया होगा, तो बाद में हम देखते हैं कि इन गुफा चित्रों में अनेक नए नए प्राणी भी दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर में केवल शेर या हाथी जैसे प्राणी हमें दिखाई देते हैं, भेड़िए जैसे प्राणी दिखाई देते हैं। बाद के जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें हमें गाय, बैल, कुत्ता, इस तरह के प्राणी भी हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे उनके जीवन में बदलाव होते गए, उन मानवों के, अश्मयुगीन मानवों के, उन्होंने अपने चित्रों में उन बदलावों को अंकित किया है। इसके अलावा उन्होंने
अनेक रंगों का उपयोग किया है। कैसे रंग हैं उनके? उनके रंग है लाल, सफेद, काले, ऐसे इन रंगों का उपयोग उन्होंने किया है। तो सबसे पहले चित्रों की शैली में बदलाव हुआ है, फिर नवीन प्राणियों का समावेश हुआ है उनके चित्रों में, नवीन वनस्पतियों का समावेश हुआ है। वनस्पतियों का समावेश कैसे और वनस्पतियां कैसे नई? तो पहले जो अश्मयुगीन मानव था ये गुफाओं में रहता था, तो इसके आसपास जो उसको पेड़ पौधे दिखाई देते थे वैसे उसने पौधे बनाए। बाद में विकास के प्रक्रिया के दौरान अश्मयुगीन मानव जो है वो कृषि करने लगा, खेती करने लगा। खेती करने लगा इसका मतलब वो स्टोन एज से बाहर आया, उसने मानव बस्तियां बसानी शुरू की, खेती की, फसलें पैदा करने लगा। तो जो फसलें वो पैदा करता था, जिन पौधों का वो लगाता था अपने खेतों में, जो पौधे या फसलें उसके आसपास होती थी, उन वनस्पतियों का समावेश इन चित्रों में हमें मिलता है। आरेखन पद्धति में बदलाव, यानी चित्र बनाने की स्टाइल जो है वो भी बदलती गई है। बाद में हम यदि बहुत सारे गुफा चित्र एक साथ में रख के देखेंगे तो हमें उसमें अंतर समझ में आता है। रंगों में बदलाव, पहले शुरू में सिर्फ लाल काले रंग का इस्तेमाल होता था, यानी जब वो लकड़ियां जलाते रहे होंगे तो उसकी जो राख या जली हुई लकड़ी का हिस्सा बचता था या जो कोयला उनको मिलता रहा होगा, या तो उसी से वो आरेखन करते होंगे, चित्र बनाते होंगे, तो वो काले रंग का इस्तेमाल होता था। उसके बाद लाल रंग का इस्तेमाल होने लगा, यानी मिट्टी का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और गेरू जैसे इस तरह के जो प्राकृतिक रंग जिनसे मिले, और बाद में उसमें सफेद रंग का भी इस्तेमाल होता है। भारत में जो ये भीमबेटका में जो गुफा है भोपाल में, वहां पर लाल और सफेद रंगों का इस्तेमाल हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह से जो ये गुफा चित्र मिलते हैं इसमें बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं। तो इससे हमें क्या कल्पना, हमें अंदाजा क्या होता है? हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है और उन परिवर्तनों को उन्होंने कैसे आत्मसात किया है। कितना सुंदर चित्र हमें दिखाई दे रहा है, और आप सबने भी इस तरह का चित्र कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। यस बच्चों, ये बिल्कुल आप सही पहचान रहे हो। ये है वारली चित्रकला, और वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र में प्रचलित चित्र परंपरा है। और यहाँ पर हम जिन महाशय को, जिन सज्जन को हम देख रहे हैं, आप हैं ठाणे जिले के निवासी जिव्या सौम्या मशे। वारली चित्रकला को लोकप्रिय बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब इस चित्रकला में भी आप देख रहे हो कि इसमें त्रिभुज आकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है ना? आप देखोगे तो पूरा जो चित्र है, एक त्रिभुज सीधा, एक त्रिभुज उल्टा, तो ये दोनों त्रिभुज को मिलाकर आकृति बनी है। तो वारली चित्रकला में भी त्रिभुजाकृति का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ठाणे जिले के निवासी जिव्या सौम्या मशे, और इनके बनाए हुए वारली चित्र इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें उसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और वर्ष 2011 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। महाराष्ट्र, ये आपने पहचान लिया होगा, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है, और महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र वारली परंपरा से बनाया हुआ है, वारली चित्रकला परंपरा से। और आपको, इनको तो आपने पहचान लिया, जिव्या सौम्या मशे। इसके बाद हम और कुछ चित्र देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे महाराष्ट्र राज्य की बहुत ही प्रचलित चित्रकला परंपरा, वारली चित्रकला। अब उसके बाद हम और देखते हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी चित्रकलाएं जो हैं, लोक कला शैली के उदाहरण मिलते हैं हमें देखने के लिए। तो दूसरा एक उदाहरण हमें मिलता है चित्रकथी या पिंगुल, पिंगुल चित्र परंपरा या चित्रकथी परंपरा। तो ये दोनों जो चित्र हम यहाँ देख रहे हैं,
ये चित्रकथी परंपरा है। अब चित्रकथी परंपरा क्या है, ये को इस शब्द से ही हमें समझ में आता है। चित्रकथी, चित्रकथी म्हणजे काय? चित्रकथी म्हणजे कागदावर पौराणिक कथांची चित्रे काढून ती चित्रे समोर धरून त्यावरून कथा सांगणे। मी मराठीमध्ये का बोलले, कारण ही महाराष्ट्राची खूपच प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। अब इसका अर्थ क्या है कि हम अपने सामने कागज रखते हैं, कागज पर पौराणिक कहानियों के चित्र बनाते हैं और उन चित्रों के आधार पर हम कथा प्रस्तुत करते हैं। तो ये है महाराष्ट्र की बहुत ही प्रचलित चित्रकला शैली। ईसवी सन की 12वीं शताब्दी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वारा लिखित मानसोल्लास अथवा अभिलषितार्थ चिंतामणि, इस ग्रंथ में चित्रकथी परंपरा का वर्णन पाया जाता है। अभी जब बड़े शब्दों को हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा हमें शब्दों में ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शब्द को एक जैसा एक समान नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको पढ़ते समय अभिलषितार्थ, अभिलषितार्थ चिंतामणि, तब आप ऐसे आराम से पढ़ सकोगे। अदरवाइज आपको लगेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा शब्द कैसे याद होगा हमें। तो याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, हम जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाता है। अभी एक बार हमने पढ़ा अभिलषितार्थ, अभिलषितार्थ चिंतामणि, ठीक है। अब इसको ईसवी सन की 12वीं शताब्दी मतलब कितना पुराना है, इसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि चित्रकथी जो परंपरा है इसकी प्राचीनता का हमें अनुमान हो जाता है। कठपुतलियों अथवा चित्रों की सहायता से रामायण महाभारत की कथा बताने की परंपरा को चित्रकथी परंपरा कहते हैं। चित्रकथी, चित्र के द्वारा कहना, सिंपल सा है। हम जब भी कोई शब्द देखें तो पहले उस शब्द का हम थोड़ा विश्लेषण खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो, आपने बहुत सारे शब्द सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपको पास तो शब्दों का भंडार अच्छा है, तो आप थोड़ा सा शब्दों का विश्लेषण करना भी जानते हो। तो इस चित्रकथी बहुत सामान्य सा शब्द, चित्र के द्वारा कथन करना। जो चित्रकथी होता है इसमें उसमें जो कथाओं का उपयोग होता है, इन कथाओं के ज्यादातर चित्रों के विषय रामायण तथा महाभारत के होते हैं, और जो प्रस्तुत करता होता है वो इन्हें गा गा कर प्रस्तुत करते हैं। चित्रों के माध्यम से उन प्रसंगों को दर्शकों को दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये चित्रकथी परंपरा कहाँ प्रचलित है। ये है महाराष्ट्र हमारा, और ये है महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला। अब इस सिंधुदुर्ग जिले के कुडाळ, ये जो तालुका है सिंधुदुर्ग जिला का, कुडाळ तालुका में पिंगुली एक गांव है। अब पिंगुली गांव के जो लोग हैं उन्होंने इस कला को संरक्षित किया हुआ है। महाराष्ट्र के पिंगुली स्थान पर इस समय परशुराम गंगावणे परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब कलाएं जो हैं, ये राजा कलाएं जो थी पहले राजाश्रय की वजह से पलती थी, फलती फूलती थी। राजाश्रय मतलब राजा का संरक्षण, राजा का वरदहस्त मिलता था कि भाई आप इन कलाओं को आगे तक ले चलो। और जो कलाकार होते थे उनके जीवन जीने की, वो किस तरह से जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो इस तरह कैसे रहेंगे, उनका परिवार कैसे आगे चलेगा, कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसकी चिंता राजा की होती थी। तो राजा चिंता होती थी मतलब राजा उनको सपोर्ट करता था। तो कलाकार निश्चिंत होकर अपने कला के प्रति समर्पित होकर काम करते थे। लेकिन समय बदला, राजा लोग खत्म हो गए, हमारे देश में लोकतंत्र की स्थिति है इस समय। तो ऐसे समय में बहुत सारी कलाएं जो हैं उनको कैसे उन कलाओं को संरक्षित किया जाए, कैसे उनका संवर्धन किया जाए, कैसे वो कलाएं आगे तक चलें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कलाकार को जो है वो, मैंने पहले ही हमने चर्चा की थी कि कला मतलब उसमें कौशल का समावेश है। यदि किसी चीज में कौशल नहीं है तो वो कला नहीं हो सकती। तो चाहे कोई भी कला हो उसमें कौशल जरूरी है। कौशल कब मिलता है इंसान को? जब बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं।
और बार बार यदि हम एक चीज का अभ्यास करेंगे तब हमें कौशल हासिल होता है। लेकिन खाने के लिए तो भाई रोटी सब्जी चाहिए ना, दाल चावल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो केवल कला का अभ्यास करने से तो पैसे नहीं मिलते। तो कुछ कलाएं जो है वो विलुप्त तो होती जा रही हैं। तो ऐसे में ये पिंगुली में परशुराम गंगामणि जी का जो परिवार है, उन्होंने इस चित्रकथी परंपरा को जीवित रखा है। लोक चित्रकला की परंपरा गुफा चित्रों के साथ संबंध दर्शाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो लोक कलाएं हैं, लोक चित्रकलाएं हैं, कैसे उनका संबंध है गुफा चित्रों के साथ। तो इस तरह के बहुत सारे चित्र आपने अपने घरों के आसपास, घरों में कहीं देखे होंगे, कभी अपने घर में, कभी किसी पड़ोसी के यहाँ, कभी अपने गांव में। तो ये जो इस तरह का यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, ये शादी विवाह के अवसर पर ये चित्र ऐसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हो, देखो इसमें कुछ शुभ चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप चित्र देख रहे हो तो इसमें कुछ संकेत आकार बनाए गए हैं। तो गुफा चित्र में भी क्या क्या होता था, हमने देखा था कि गुफा चित्र में वनस्पति है, उनके आसपास के प्राणी आकृतियां हैं, मनुष्य आकृतियां हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ भी ये सब देखने को मिल रहा है। तो परिवार में संपन्न होने वाले विवाह में, शादी विवाह में 30 त्योहारों के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाना, आंगन में रंगोली बनाना, तो इस तरह के बहुत सारे उपक्रम हमारे घरों में होते रहते हैं। चित्रों की सहायता से आख्यानों को व्यक्त करना, यानी पौराणिक जो आख्यान है, कहानियां हैं, उनको चित्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इनमें से प्रादेशिक लोक कला परंपरा में विविध चित्र शैलियां विकसित हुई हैं और इन सभी से हर एक प्रदेश की अपनी लोक कला परंपरा है। जैसे महाराष्ट्र की अभी हमने देखी वारली चित्रकला परंपरा, पिंगुड़ी है, चित्रकथी है। इसी तरह से बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, या उत्तर भारत के कई राज्यों में शादी विवाह के अवसर पर घरों में कोहबर बनाया जाता है। तो कोहबर में भी बहुत सारे जो चित्र होते हैं वो कुछ कुल देवी देवता के होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में चित्रांगन की परंपरा है, यानी पूजा के समय एक रंगोली अलग तरह की बनाई जाती है, दीपावली के समय अलग प्रकार की रंगोली बनाई जाती है, और विवाह के समय अनेक प्रकार के शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। शुभ चिन्ह में कोई ना कोई आकृति होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गुफा चित्रों से जुड़ती हैं, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी लोक कला जो है वो गुफा चित्रों के माध्यम से, गुफा चित्रों का ही एक विकसित रूप है। तो हम देखते हैं कि परिवार में संपन्न होने वाले 30 त्योहारों पर इस तरह के कई सारे हमें रंगोली, अल्पना और ये चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों की सहायता से आख्यानों को व्यक्त करना। अब पौराणिक जो बहुत सारी कथाएं हैं, उनको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अभिजात चित्रकला, क्लासिकल आर्ट हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोक चित्रकला भी हमने देखी, और ये अभिजात चित्रकला, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की स्टाइल है, डेकोरेशन है, रंगों का अलग ढंग से प्रयोग है। तो ये है अभिजात चित्रकला। प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा वाङ्मय में विभिन्न कलाओं के विषय में सांगोपांग विचार किया गया है। वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, यहाँ लिखा है ना साहित्य अथवा वाङ्मय, तो ये वाङ्मय जो है साहित्य का समानार्थी शब्द है। सांगोपांग मतलब संपूर्ण रूप से, सभी अंगों पर, यानी सभी उसके जो मुद्दे हैं, सभी आयामों पर उस पर विचार किया गया है। अब भारतीय जो साहित्य है, प्राचीन भारतीय साहित्य, उसमें 64 कलाएं जो है इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि पूरी कुल 64 कलाएं होती हैं। और भारत में हमारे जो पौराणिक हम यदि आख्यान अपने देखें तो उसमें एकमात्र भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी ऐसे हैं जो 64 कलाओं के स्वामी हैं, मतलब 64 कलाएं उनको आती हैं। तो कौन कौन सी 64 कलाएं हैं, इसका बहुत विस्तृत अध्ययन हम कर सकते हैं।
फिलहाल हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि विविध धार्मिक पंथों के आगम ग्रंथों, पुराणों और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में चित्रकला, शिल्पकला का विचार मंदिर निर्माण में किया हुआ दिखाई देता है। यानी चित्रकला, शिल्पकला, ये सारी चीजें हमारे भारत में आपको हर कोने कोने में दिखाई दे सकती हैं। हम यदि प्राचीन मंदिर देखते हैं, प्राचीन भवन देखते हैं, तो उसमें ये सारी कलाएं हमें मिलती हैं। चित्रकला का उल्लेख आलेख्यम अथवा आलेख्य विद्या नाम से हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे आलेख्यम कहा गया है। आलेख विद्या के षडांग अथवा 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी किसी आलेख विद्या मतलब चित्रकला के 6 महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन 6 अंगों का हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है। कौन कौन से है ये 6 अंग हम देखते हैं। तो पहला हमने देखा रूप भेद। रूप भेद मतलब विभिन्न आकार, अलग अलग प्रकार के आकार चित्रकला में इनका बड़ा महत्व है। परिमाण, रेशियो या अनुपात, अनुपातबद्ध रचना और नाप। कोई भी चित्र आप बनाते हैं तो उसमें उसका अनुपात बहुत जरूरी है। यदि हमने मनुष्य की आकृति बनाई है तो उसका सिर बाकी शरीर की तुलना में कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए। यदि हमने सिर का आकार बहुत बड़ा कर दिया और एकदम शरीर छोटा कर दिया तो चित्र बेढंगा दिखेगा। यदि सिर बहुत छोटा कर दिया, शरीर बहुत बड़ा कर दिया तो भी चित्र अजीब दिखेगा। तो कोई भी चित्र जो है वो एक पर्टिकुलर विशेष अनुपात में बनाया जाए तो वो चित्र सुंदर लगता है। लावण्य योजना यानी सुंदरता का स्पर्श। कोई भी चित्र जब बनाया जा रहा है तो वो अधिक से अधिक सुंदर कैसे दिख सकता है, किस प्रकार के रंगों का उसमें उपयोग किया जाए, उसके जो आरेखन किया जाए, जो चित्र बनाया जा रहा है उसमें कितना उसका अनुपात कैसे रखा जाए ताकि वो चित्र सुंदर लगे। तो ये जो सुंदरता का जो स्पर्श है, चित्र को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे उसके भी नियम बनाए गए हैं। भाव प्रदर्शन, यदि वो मानव आकृति है या प्राणी आकृति है तो उसके चेहरे का रेखांकन इस तरह हो कि चेहरे को देखते हमें समझ में आ जाए कि ये कौन सा भाव इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। हम लोग पेंटिंग देखते हैं या फोटो देखते हैं तो बोलते हैं अरे एकदम रोता हुआ चेहरा रहता है, कई बार बहुत खिलखिलाता हुआ चेहरा है, कई बार हल्की सी मुस्कान है चेहरे पे, कई बार आंखें झुकी हुई हैं तो हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति, लड़की है या स्त्री है, वो शर्मा रही है। कभी हम आंखों को देखते बोलते हैं बाप रे कितना गुस्से में है ये व्यक्ति। तो ये भाव प्रदर्शन जो है ये बहुत ही प्रमुख एक मुद्दा है चित्रकला में। सादृश्यता यानी वास्तविकता का आभास कराने वाला चित्रण। चित्र ऐसा बना हो कि देखते ही लगे कि मानो तस्वीर अभी बोल पड़ेगी, यानी एकदम सचमुच लगे कि सच में कोई, यदि किसी प्राणी का चित्र है तो हमें लगे सचमुच यहाँ हिरण का चित्र बना है। ये चित्र नहीं, सचमुच हिरण तो नहीं आ गया, इतना अच्छा बना हो, यानी इतनी सच्चाई के एकदम करीब जो चित्र बने रहें। और लास्ट में है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मतलब रंगों का आयोजन, किस तरह के रंगों का हम उपयोग कर सकते हैं और हमें करना है ताकि चित्र हमारा प्रभावी दिखे, आकर्षक दिखे, सुंदर लगे। तो ये जो चित्रकला के उसमें हम 6 ये प्रमुख मुद्दे हैं। तो ये अभिजात चित्रकला, क्योंकि लोक कला जो लोक चित्र शैली है वो तो हमारे घर में जो भी चीजें उपलब्ध है, रंगोली के लिए रंग है, हल्दी है, या अल्पना, चावल के आटे से भी हम बनाते हैं अल्पना। तो इसी तरह से या कई बार जो हमें कि हल्दी को थोड़ा सा भिगा लेते हैं और उंगली से ही उसको हम दीवारों पर चित्र बना देते हैं। कई बार किसी कुची उची से या ऐसे लकड़ी की डांडी मिल जाती है छोटी सी, उसी से बना लेते हैं। लेकिन अभिजात चित्रकला में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हस्तलिखित पांडुलिपियों में लघु चित्र। अब ये पांडुलिपि जो लिखी जाती है, जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं, पहले तो हस्तलिखित लिखने का चलन था ना, हाथ से ही लिखा जाता था, क्योंकि तब प्रिंटिंग मशीन वगैरह तो थी नहीं। तो बड़े बड़े ग्रंथ जो है वो हाथ से लिखे गए हैं। तो जो ये हाथ से लिखे जाते हैं उसे कहते हैं हस्तलिखित, या उसके लिए एक शब्द है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि में भी चित्र बनाए जाते हैं, छोटे चित्र बनते हैं, क्योंकि अभी दीवार पे बनाना है तो हम बहुत बड़े बड़े चित्र बना सकते हैं, लेकिन पांडुलिपि तो छोटी होगी, जैसे हमारी कॉपी या किताब होती है उतनी। तो उसमें हम बहुत बड़े बड़े चित्र नहीं बना सकते।
तो उसमें छोटे चित्र बनते हैं, तो उसे हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं लघु चित्र। तो इन लघु चित्रों पर प्रारंभ में फारसी शैली का प्रभाव था। इसके बाद दक्षिण के मुस्लिम शासकों के आश्रय में दक्षिणी लघुचित्र शैली विकसित हुई, और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में फारसी और भारतीय चित्रकारों की मिश्रित शैलियों में से मुगल लघुचित्र शैली का उदय हुआ। यानी फारसी और भारतीय जो चित्रकला शैली थी, दोनों के संगम से, दोनों के मिश्रण से एक नई शैली बनी, जिसको हम मुगल लघुचित्र शैली भी कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं मुगल शैली से बने हुए कुछ चित्र। इसमें भारतीय चित्रकला जो परंपरा थी उसको भी शामिल है इसमें, और फारसी शैली की जो शैली थी वो भी इसमें शामिल है। लघु चित्रकारी, लघु चित्र, अभी हमने मिनिएचर पेंटिंग की बात की, तो यह है मिनिएचर पेंटिंग का एक बहुत सुंदर उदाहरण, जिसमें ये हम यहाँ पे फारसी शैली का प्रभाव भी देख रहे हैं, और इसमें चित्रकला में रंगों के संयोजन में और आरेखन में हम भारतीय चित्रकला शैली का प्रभाव देख रहे हैं। तो ये मिली जुली जो शैली है जिसे हम मुगल शैली कहते हैं, तो ये मुगल शैली की एक मिनिएचर पेंटिंग। लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग, यह भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाया गया चित्रकारी शिल्प है। इस शिल्प की कलाकृतियां सैकड़ों वर्षों के बाद भी इतनी नई लगती हैं मानो ये कुछ वर्ष पूर्व ही चित्रित की गई हो या कुछ समय पहले ही बनाई गई हो। उनमें जो रंगों का उपयोग हुआ है वो रंग इतने लाइव लगते हैं, इतने जीवंत लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मान लो अभी कल ही पेंटिंग न की गई हो। लघु चित्रकारी बनाने में प्राचीन समय से ही प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। ध्यान देना बच्चों, सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था इसमें, केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था। इस चित्रकारी में विभिन्न प्राकृतिक पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था, यथा मूंगा, लाजवर्त आदि। मूंगा जो है लाल रंग का एक पत्थर है, चट्टान है, और लाजवर्त जो है ये नीले रंग का एक पत्थर होता है, जिसका उपयोग गहने बनाने में या इस तरह के चित्रकला में भी उसका उपयोग होता है। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।